तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर हमारा चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि केमिस्ट्री का बहुत बेसिक हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था, मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होता है, उस पर बात हुई थी हमारी। मैटर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था और दो आधार पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। एक फिजिकल स्टेट के आधार पे था, यानी भौतिक अवस्था के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 तरह का मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पे। एक और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कॉम्पोजिशन के आधार पे पढ़ा था, यानी कि उसके संरचना के आधार पे। और उस आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर मतलब शुद्ध। क्यों शुद्ध बोले थे, ये भी बात हो चुकी थी हमारी, क्योंकि ऐसे मैटर सिर्फ एक ही तरह की चीज़ों से बने हुए होते हैं। इम्प्योर मैटर यानी उस तरह का मैटर जो शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक ही तरह के कंपोजिशन नहीं होगा उसमें, यानी एक ही तरह की चीज़ से वो नहीं बना होगा, तो इसलिए हम लोग उसको इम्प्योर कह रहे थे। और प्योर मैटर का भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स कहते हैं एक, और एक कंपाउंड्स। ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होता है वो प्योर मैटर का ही टाइप होता है, यानी कि एलिमेंट भी एक प्योर मैटर है और कंपाउंड भी एक प्योर मैटर है। ठीक है। इम्प्योर मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर। ये लास्ट क्लास को मैं रिकैप कर रहा हूँ, सिर्फ लास्ट क्लास के बारे में ही बता रहा हूँ। इम्प्योर मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जो है वो एक इम्प्योर मैटर का उदाहरण है। ठीक है। और मिक्सचर का फिर हम लोग 2 टाइप पढ़े थे, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक था होमोजेनियस मिक्सचर और एक था हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इस दोनों के बारे में भी पढ़े थे कि क्या होता है इस दोनों में। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये उस तरह के मिक्सचर कहलाएंगे जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यानी एक ही तरह का उसका संरचना होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई वॉल्यूम में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो सब्सटेंस होगा वो सेम मात्रा में होगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि अगर ऊपर से पिए, नीचे से पिए, कहीं से भी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो सेम टेस्ट लगेगा उस कोल्ड ड्रिंक का, यानी कि प्रति इकाई वॉल्यूम में जो चीज़ें उसमें डली हुई हैं वो समान मात्रा में डली हुई है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग इसको फिल्ट्रेशन करेंगे यानी छानेंगे तो ऊपर कोई चीज़ नहीं बचेगा, सारा चीज़ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग फिल्टर या छान नहीं सकते। फिर और एक क्या पढ़े थे कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसको हम लोग अपने नेकेड आँख से, यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते, ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कारण क्या था? कारण ये था कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ होता है उनका। हेटेरोजेनियस में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी और मिट्टी को जैसे घोल दिए और घोल के छोड़ दिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस घोल से जब हम ऊपर से 1 चम्मच लेंगे और नीचे से 1 चम्मच लेंगे तो सेम बनावट नहीं होता, उसका सेम संरचना नहीं होता। यानी ऊपर से अगर लेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, मिट्टी कम, और अगर नीचे से लेते हैं तो मिट्टी ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, यानी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ठीक है। और उसको जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो क्या देखेंगे, मिट्टी वाला चीज़ ज़्यादातर छन्नी के ऊपर आ जाएगा और पानी वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, है ना। तो यानी कि फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसमें जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं कि हाँ मिट्टी नीचे ज़्यादा है,
पानी ऊपर ज़्यादा है और माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं, ठीक है। कारण क्या था वहाँ पे? ये कारण था कि इसमें जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो था, जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में मैं यहाँ तक बता चुका था आप लोगों को। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये तो एक क्लासिफिकेशन था मैटर का। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एक प्रॉपर्टीज़ का। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो किसी भी चीज़ की विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज़, वो दो तरह का होता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो वो चेंज की बात थी, बदलाव की बात थी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर्टी होता है, विशेषता, उसकी बात कर रहे हैं। तो दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं जो किसी भी चीज़ के बिना उसके रासायनिक बदलाव के हम उस प्रॉपर्टीज़ को जिसको ऑब्जर्व कर सकें या उसको माप सकें, यानी कि दोज प्रॉपर्टीज़, ये जो है वो क्या होगा, दोज प्रॉपर्टीज़ यानी वैसे विशेषताएं, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चीज़ों का वो विशेषता, विच कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड मतलब मापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, और ऑब्जर्व्ड यानी पता कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी या फिर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किसी भी चीज़ के रासायनिक संरचना को बिना बदले हुए हम अगर उस प्रॉपर्टी को मेज़र कर पाते हैं, माप पाते हैं, या उसको हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टीज़ जिसको हम माप सकते हैं या देख सकते हैं बिना उसमें कोई रासायनिक बदलाव लाए हुए, तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज़ का कलर, ठीक है, किसी चीज़ का वॉल्यूम हम लोग ऐसे भी माप सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसके किसी रासायनिक बदलाव को किए हुए। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी कि वैसे प्रॉपर्टीज़ किसी मैटर के जिनको हम मेज़र कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसमें रासायनिक कुछ बदलाव ला करके, है ना, तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर, मैटर बोलें या सब्सटेंस बोलें एक ही बात है, तो दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर which can be measured or observed, ठीक है, which can be measured or observed only after changing its chemical composition, मतलब यानी किसी भी मैटर के उसमें रासायनिक संरचना को बदल करके ही हम वैसे प्रॉपर्टीज़ को या तो माप सकते हैं या फिर
उसको हम देख पाते हैं। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ नया चीज़ बनेगा या पुराना चीज़ उसका टूटेगा, तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी चीज़ का केमिकल रिएक्टिविटी हमें देखना है, जैसे, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब उसका रासायनिक अभिक्रियाशीलता, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। तो ये हम कैसे देख पाएंगे? जब तक हम उसका रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवाएंगे तब तक तो वो हो नहीं पाएगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो वाटर बन गया, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब मुझे किसी उसका चेंज देखना है कि वो ज़्यादा अभिक्रिया कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या तेज़ी से कर रहा है कि स्लो से कर रहा है। तो उसमें हमें उसका केमिकल यानी कि रासायनिक संरचना को बदलना होगा, अभिक्रिया करवाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस प्रॉपर्टीज़ को माप सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। और बिना विदाउट मतलब बिना किसी केमिकल बदलाव के अगर हम उस प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकते हैं या देख सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से दो तरह का प्रॉपर्टीज़ है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसा चेंज आप लोगों ने पढ़ा है पहले, बदलाव दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज, उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ भी दो तरह का होगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने दोनों प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझा और उसका एग्जाम्पल भी देखा। अब इस पे हम एक छोटी सी बात और करते हैं जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यूनिट्स पे, है ना, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जो होता है किसी चीज़ का, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे सीजीएस यूनिट भी होता है, एसआई यूनिट भी होता है। तो मेनली हम लोग इस पे अभी काम करेंगे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जो बेस यूनिट्स मेनली होते हैं, बेस यूनिट्स में मेनली कुछ 7 चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक मास होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, लेंथ होता है ना, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये सब कुछ यूनिट्स होते हैं मेनली। आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल भी बना होगा, देखिए एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में टेबल भी बना होगा, और ये हर बुक में बेसिक्स में रहता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये है ना, ये टेबल यहाँ पे एसआई, अगर आप देख पाएँ एसआई बेस यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो जैसे एक मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहा हूँ, टाइम, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो
ये जो है वो 7 बेस यूनिट्स कहलाता है, 3, 6, 1, 7, ठीक है। तो जैसे मास का ऐसा यूनिट आप जानते भी होंगे, हम लोग मास के ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट केजी, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। टेम्परेचर जैसे है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, के से ऐसे लिखते हैं। करंट, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, कैंडेला होता है, ठीक है, CD से डिनोट करते हैं, कैंडेला। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम लोग। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, जब हम यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट क्या है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोगों को जो केमिस्ट्री में है वो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी, मोल, मीटर भी, सेकेंड भी, ये सब भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कुछ और बेसिक बातें हैं इस चैप्टर में, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, उसका क्या मतलब होता है। तो वॉल्यूम, हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वॉल्यूम, वो जनरली गैस के लिए यूज़ करते हैं और लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए जनरली वॉल्यूम टर्म यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी भी कंटेनर में कितना कोई सब्सटेंस आ पाता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, चाहे वो लिक्विड कितना आ पाता है या गैस कितना आ पाता है ना, उसका हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जैसे LPG सिलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें गैस भरा हुआ है तो उसका भी वॉल्यूम कहलाता है। उसको हम मास में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे दूध है, पानी है, तेल है, रिफाइन है, ये सबको जनरली लीटर में हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो गैस और वॉल्यूम का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम लोग वॉल्यूम में डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम पे अगर बात करें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब, है ना। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ को इंटू करते हैं। तो या अगर कोई क्यूबॉइड शेप में है तो उसका वॉल्यूम आपने मैथ्स में पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर सभी को SI यूनिट में हम एक्सप्रेस करें तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों मीटर में अगर होगा तो यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मगर SI यूनिट अगर बोलेंगे तो मीटर क्यूब होगा, क्योंकि लेंथ का भी SI यूनिट मीटर होता है, इसलिए वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ऐसे वॉल्यूम के और भी यूनिट्स होते हैं, लीटर होता है, CM क्यूब होता है ना, DM क्यूब होता है। ये सब भी जो है वो यूनिट्स है वॉल्यूम का। इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम को जो हम किस इकाई में नापते हैं, जिस इकाई में नापते हैं उसी को हम लोग यूनिट ऑफ वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक, अगर मैं ऐसे बोलूं 1 लीटर, तो लीटर कॉमन यूनिट है वॉल्यूम का। तो 1 लीटर में 1000 CM क्यूब होता है, ठीक है। या 1 लीटर में 1 DM क्यूब भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1000 CM क्यूब में 1 DM क्यूब होता है। और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये आपको याद रखना है और ये आगे के चैप्टर्स में ये बहुत काम भी आएगा हमारे लिए, ठीक है। 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1 DM क्यूब होता है, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब भी होता है। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब लिखूं और इसमें कितना लीटर होगा तो कैसे कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो ये वाला चीज़ नीचे आएगा,
यानी 1 लीटर बाई 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ये जो यूनिट्स मैंने अभी बताया है ये काफ़ी काम का है हमारे लिए, उसको हम लोग ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बेसिक चीज़, हम लोग अभी बहुत बेसिक टर्म्स पे बात कर रहे हैं, ये कोई टिपिकल केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये तो एक जनरल चीज़ पे बात हो रही है जो आप सभी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी जगह पे ये काम आता है और आपने पहले पढ़ा भी है। एक और जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। ठीक है, किसी भी प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं प्रेशर को, तो प्रेशर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पर कितना फोर्स लग रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पे, है ना। यानी कि 1 यूनिट एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पे कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अगर मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, सपोज करते हैं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसको प्रेशर नहीं कहते। इस सरफेस पे यानी इस जगह पे फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पे यानी एक यूनिट एरिया पे, किसी चीज़ के एक यूनिट एरिया पे जितना परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर या दाब। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ऐसे लिखते हैं ना, यानी कि फोर्स यानी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पे परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है उसी को बोला जाता है प्रेशर। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं पास्कल को, पास्कल को कैपिटल P और स्मॉल a ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल P स्मॉल a, ये हो गया पास्कल। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, तो अगर SI यूनिट में बात करेंगे तो SI यूनिट में फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। एरिया का SI यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये SI यूनिट हो गया प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट। तो प्रेशर का SI यूनिट जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल, इसी को पास्कल कहा जाता है। ठीक है, ये SI यूनिट की बात हो रही है। ऐसे इसके अलावा अगर देखें तो प्रेशर का और भी बहुत सारे यूनिट होता है, जैसे mmHg, cmHg, टॉर्क, बार, ये सब भी जो है वो प्रेशर का ही इकाई होता है। ठीक है, अलग अलग ये भी। तो हम अगर ये बात करें 1 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेयर, उसी को शॉर्ट में हम लोग ATM लिखते हैं। ये भी प्रेशर का एक यूनिट है जो ज़्यादातर यूज़ में भी आता है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब बोला जाता है, ATM बोलते हैं शॉर्ट में। तो 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 101,325 पास्कल। इसी को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो 1.01325 इंटू 10⁵ इतना पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग लगभग में इतने डिजिट्स नहीं जा करके सीधा 1.01 10⁵ पास्कल लिख देते हैं। इसका मतलब अप्रॉक्स, ये इक्वल टू, ये लगभग इक्वल टू, ये उसी को अप्रॉक्स बोलते हैं, उसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल होता है, और उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है,
इसके अलावा और भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक बार भी यूनिट होता है प्रेशर का। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg या फिर 760 टॉर या फिर 76 cmHg, ये भी होता है। Hg मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, तो एक ATM प्रेशर एक कॉलम में मर्क्यूरी को कितना ऊपर उठाता है, वो इतना mm उठाता है ऊपर या इतना सेंटीमीटर ऊपर उठाता है। इसलिए 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू, ये भी एक यूनिट है प्रेशर को मापने का, 760 mmHg या फिर 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, तो ये सब मैंने बहुत सारा यूनिट्स प्रेशर का यहाँ पे बताया, आपको ये सारा याद रखना चाहिए। 1 ATM इज इक्वल टू इतना पास्कल, या वैसे लिखेंगे 1 बार में इतना ATM होता है, और 1 बार में अगर हम पास्कल लिखें तो सीधा इसको हम 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। यानी 1 बार इज इक्वल टू इतना पास्कल, या 1 बार इज इक्वल टू इतना ATM, ये भी होता है। 1 ATM में इतना mmHg होता है, या इतना टॉर होता है, या फिर इतना सेंटीमीटर Hg होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। ये सारी बातें प्रेशर को लेकर के थी, और ये अलग अलग यूनिट्स में बता रहा हूँ, ये आगे के क्लासेस में भी हमारे बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ बात हम लोगों ने की है अभी वॉल्यूम पे, फिर हम लोगों ने बात किया है प्रेशर पे। ठीक है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी बात करते हैं।